मैकिन्डर के बाद देखिए उनके विचारों की जो उन्होंने अपने विचार दिए थे हार्टलैंड थ्योरी से रिलेटेड, उन्हीं के विचारों की आलोचना कह लीजिए या उनके विचारों से प्रभावित ना होकर दूसरा एक विचार आया था स्पाइकमैन का सिद्धांत। तो दूसरी हमारा जो सिद्धांत होगा वो है स्पाइकमैन का सिद्धांत। जैसे मैकिन्डर का सिद्धांत हार्टलैंड का है, इनका सिद्धांत है रिमलैंड। इनके सिद्धांत को रिमलैंड कहा जाता है और मैकिन्डर के सिद्धांत को हार्टलैंड के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इजी है याद करना और बहुत ज़्यादा इनमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आपने हार्टलैंड समझ लिया तो समझ जाइए रिमलैंड सिर्फ आपको जो उनका बचा हुआ हिस्सा था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1893 से 1943 AD। ये इनका टाइम पीरियड है स्पाइकमैन का, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने, सीधी सी बात है, मैंने कहा था जो मैकिन्डर के सिद्धांत की जो आलोचना के तहत जो हिस्सा उन्होंने आंतरिक पेटी के रूप में बताया था वही इन्होंने कहा कि नहीं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलाका है जिसको, अगर बात करें 1893 में इनका जन्म हुआ था एम्स्टर्डम। इनका जन्म हुआ था एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम पता नहीं हो तो मैं आपको लिख देती हूँ नीदरलैंड में, ठीक है। अमेरिका वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, अमेरिका की नीति अपने करनी थी इनको। एम्स्टर्डम में हुआ था, वहाँ से शिक्षा लेने के बाद ये ग्रेजुएशन की इन्होंने, फिर 1992 में इन्होंने 93 में पैदा हुए थे। उसके बाद इन्होंने येल विश्वविद्यालय से PhD की थी पॉलिटिकल में। उनका भू राजनीति पे विशेष योगदान था और इनकी जो बुक आई थी, जो बुक इनकी मृत्यु के बाद इनके साथियों ने प्रकाशित की थी, ये लिख चुके थे और इन्होंने काफ़ी विचार दिए थे क्योंकि उस समय जो जर्मनी हारा था और जो सोवियत संघ था वो एक विशाल शक्ति के रूप में निकल के आया था। तो इनका उद्देश्य था कि जो अमेरिका है वो पीछे ना रह जाए और अमेरिका को सचेत करना था कि अगर उन्होंने सोवियत संघ को नहीं रोका तो भविष्य में उसकी सीमाएं भी आक्रमण के क्षेत्र में आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा था संबंध बनाइए और संबंध बनाने के साथ साथ विश्व शांति में अपना योगदान दीजिए। उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन कितने ये अमल होते हैं हम वर्तमान में भी हम बात करते हैं कि हम सब कहते ज़रूर हैं कि सब सहयोग करें, मंच पे सहयोग होता है, लेकिन वास्तविकता में सब एक दूसरे के विरोधी ही रहते हैं। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान एक मंच पे आके विश्व शांति की बात करें तो संभव हो ही नहीं सकता। या हम ईरान और इराक की बात करें या सीरिया की बात करें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी लड़ाइयाँ हैं। तो ये एक वैश्विक स्तर पे, वर्तमान स्तर पे देखो उनके विचार दिए गए, कई यूनियंस भी बनाई गई, लेकिन वो कितनी प्रभावकारी हैं वो संभव नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने PhD की थी और उसके बाद ही इन्होंने अपने भू राजनीति से संबंधित विचार दिए थे। इनका पूरा नाम है निकोलस जॉन स्पाइकमैन। अगर आप पूरा नाम भी पूछा जाए, निकोलस जॉन स्पाइकमैन के नाम से इनको जाए द ज्योग्राफी और पीस। इनकी जो बुक आई थी 1944 में, ख़त्म कब हो गए थे 43 में, मैंने कहा था इनकी मृत्यु के बाद। द ज्योग्राफी ऑफ पीस, ये इनकी बुक का नाम था। 1994 में इनकी मृत्यु के बाद इनके सहयोगी और शिष्यों ने इसको प्रकाशित करवाया था। इन्होंने जो भू राजनीति के विशेषज्ञ थे स्पाइकमैन, ठीक है, और इन्होंने भू राजनीति की परिभाषा जो थी उसकी परिभाषा थी किसी देश की सुरक्षा नीति को, मतलब किसी क्षेत्र के किस तरीके से हम सुरक्षा करें, भौगोलिक कारकों के संदर्भ में नियोजन को भू राजनीति कहते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ, इन्होंने भू राजनीति की जो परिभाषा दी थी, किसी भी देश की सुरक्षा नीति में भौगोलिक कारकों के नियोजन को ही भू राजनीति
कहते हैं। ये इन्होंने भू राजनीति से रिलेटेड अपनी परिभाषा दी थी। अब देखिए भौगोलिक कारक, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, या दलदल इलाका या वनीय क्षेत्र है, तो भौगोलिक कारक मैंने आपको बताया था, हिमालय हो गया, साइबेरियन वाला क्षेत्र हो गया, तो कई आज भी हैं वो क्षेत्र, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उनकी उतनी उपयोगिता नहीं रह गई है। अगली बात करें, इन्होंने जो मैंने बार बार आपको इंडिकेट कर रही हूँ कि इनका जो बुक थी द ज्योग्राफी ऑफ पीस, बुक का नाम ध्यान रखना है, 1994 में इनकी मृत्यु के बाद आई थी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए डायग्राम, रिमलैंड सीधे सीधे समझ लेते हैं। अगर आपको हार्टलैंड समझ में आ गया तो रिमलैंड में बहुत विशेष हमें कुछ नहीं करना है। देखिए हार्टलैंड का क्षेत्र उन्होंने यही तो लिया था, ये था हमारा हार्टलैंड, ठीक है। हार्टलैंड का इलाका मैकिन्डर का था, और उन्होंने ये वाला पूर्वी यूरोप क्षेत्र में शामिल, जो बाद में पूर्वी यूरोप क्षेत्र शामिल कर लिया था, पूर्वी यूरोप क्षेत्र। और बाकी का जो क्षेत्र उन्होंने कहा था आंतरिक वृत्त पेटी, या जिसको मैंने कहा था सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र, जो मैकिन्डर ने छोड़ा उसी को इन्होंने क्या कहा, रिमलैंड। तो उनका ये जो इलाका था, ये जो भी छोड़ा गया है वो सब किस में शामिल हो गया, इवन कोरिया वाला हिस्सा भी। अब देखिए इसमें मैं आपको समझाती हूँ, अरेबिया वाला ये सारा हिस्सा उन्होंने किस में शामिल कर लिया, रिमलैंड में है। जो उसका आंतरिक क्षेत्र था उसको छोड़ते जितना भी इलाका आएगा पूरा का पूरा आपका, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बना देती हूँ, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये चीन, भारत, कोरिया, ये साइबेरिया का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, अरेबिया और यूरोप का पश्चिमी भाग, और ये नार्वे वाला, नार्वे स्वीडन वाला इलाका। उनका मानना था कि जिसको वो हार्टलैंड कह रहे थे, वर्तमान में वहाँ विश्व की बहुत कम जनसंख्या रहती है। विश्व की आधी से 50% से ज़्यादा जनसंख्या भारत और चीन में रहती है। जब भारत चीन में रहती है और विश्व के 60% से ज़्यादा पेट्रोल के भंडार, कोयले के भंडार, लोहे के भंडार और आपके अभ्रक के भंडार, पत्थरों के भंडार, रत्नों के भंडार, सारे के सारे इस इलाके में। और यहाँ क्या है अपना प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाता है हिंद महासागर, मेडागास्कर, और यहाँ इस इलाके को अगर ऐड कर दें तो ये अमेरिका वाला आ जाएगा अपना, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। व्यापार आसानी से यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, समुद्री मार्ग घूम के भी यहाँ से जा सकते हैं या यहाँ से, तो समुद्री मार्ग भी से भी लेन देन और संसाधनों से भरपूर है, जनसंख्या सारी की सारी है, तो डेवलप ये इलाका होगा या ये इलाका होगा। यहाँ तो विश्व की, और यहाँ की विश्व की भरण पोषण सारा का सारा खाद्य पदार्थों का यहीं से हो रहा है। तो जब सारे संसाधन यहीं है, जनसंख्या यहीं है, तो ये क्षेत्र डेवलप होगा। इसका मतलब आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बाह्य आंतरिक पेटी की वो बात कर रहे थे वही आज इम्पोर्टेंट है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, रिमलैंड। रिमलैंड तो जो हार्टलैंड का क्षेत्र से बचा हुआ क्षेत्र था वर्तमान स्तर पे वही उनका क्या हो गया, रिमलैंड एरिया हो गया था। और आप देख लीजिए जनसंख्या का संसाधन का महत्वपूर्ण, और साथ ही उन्होंने ये कहा था क्योंकि उस समय जर्मनी हार गया था, सोवियत संघ जीत गया था, लेकिन उन्होंने कहा था अमेरिका से कि अगर अपनी शक्ति को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आसपास के जो द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे अपना जापान वाला क्षेत्र है, जापान अलग हो जाता है बिल्कुल, जापान है, सखालिन है आपका, ओखोटस सागर वाला, ये बेरिंग सागर अपना यहाँ पड़ जाता है, बेरिंग सागर,
ठीक है, जो इन दोनों को अमेरिका और नॉर्थ इनको जोड़ने का काम करता है, प्रशांत महासागर। तो उन्होंने कहा अगर इस क्षेत्र को करना है, छोटे छोटे द्वीपों को अपने संपर्क में ले लो और इसको घेरो, किसको, सोवियत संघ को घेर लो, नहीं तो भविष्य में वो शक्ति। अब देखिए, अब आज बात करें कि उसने सारे एशिया पे शासन कर ले, नहीं, आज भी हार्टलैंड वाले इलाके में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर शासन हो ही नहीं सकता। भाई दलदली क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, तो वो तो किसी महत्व का ही नहीं है। जब वो किसी महत्व का ही नहीं है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट क्या होगा, जो हमारे लिए लाभकारी हो। जो चीज़ हमें लाभ ही नहीं दे रही, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या युद्ध लड़ना। ठीक है, क्षेत्र के नाम पे ले सकते हैं। और फिर उसके बाद तो सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, तो इतना शक्तिशाली नहीं रहा। तो सीधी बात है, जो छोड़ आंतरिक बाह्य पेटी की बात करी थी वही क्या हो गया आपका रिमलैंड। इन्होंने एक विचार दिए थे कि अगर विश्व स्तर पे जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपस में मिलकर सहयोग की भावना करें, लड़ाई शांति का रूप, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चल रहा था, तो उन्होंने कहा शांति का प्रस्ताव रखें और अन्य क्षेत्रों को शांति की ओर लेके जाएं। कारण था क्योंकि वो शक्ति प्रसार कर रहा था सोवियत संघ, अमेरिका भी चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कोई मत करो, अगर ये लड़ाई बढ़ी तो बहुत बड़े स्तर पर हो जाएगी, तो शांति का सहयोग की बात करें। जो कि मैंने उदाहरण दिया था कि भारत पाकिस्तान में वो कभी संभव नहीं है, तो ऐसे भी इन क्षेत्रों में कभी संभव नहीं है। वो बात अलग है कि वैचारिक मतभेद कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी रिमलैंड थ्योरी की बात करेंगे। जो स्पाइकमैन के अनुसार जो ग्रेट ब्रिटेन वाला है, जापान है, यहाँ अपना ये जापान वाला हिस्सा, ये अपना क्या है, जापान, और यहाँ मैं अपना बना दूँ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये हिस्से तो स्थल से अलग है ना, जलीय क्षेत्र पे, द्वीपीय क्षेत्र, इनकी बात करें तो ये राजनीतिक और सैनिक केंद्र हो सकते हैं। यहाँ पे अमेरिका देखिए, ये इस पे अधिकार कर ही लिया था, यहाँ से इसका यूरोप का अधिकार हो गया, तो इसके बारे में बात किया था। उन्होंने कहा परिधि क्षेत्र से बाहर है, ये तो परिधि है, ये तो अंदर अंदर है, लेकिन ये दोनों क्या है, बाहर के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो बाहर के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे सैनिक केंद्र बनाए जा सकते हैं, ताकि यहाँ से अंदर के क्षेत्रों का संचालन किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के चारों ओर, ये यूएसए है, ये यहाँ पे ये यूएसए, फिर तो मैक्सिको आ जाता है, ये यूएसए अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पार्ट है भाई। फिर यहाँ ये अलास्का आ जाता है अपना, ये कनाडा है, ये यूएसए, और ये वाला हिस्सा अपना मैक्सिको का आ जाता है। फिर पनामा आ जाती है। तो ये पार्ट है, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट तो जो शक्तिशाली की बात करें वो ये वाला पार्ट है यूएसए का। तो यूएसए के बारे में उन्होंने कहा था अमेरिका के चारों ओर से यूरेशिया, ये यूरेशिया वाला पार्ट है पूरा का पूरा। अफ्रीका, ये अफ्रीका है अपना, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला हिस्सा, जो जो पार्ट बचे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें स्थलीय खंडों से घिरा हुआ है, यहाँ से ये स्थलीय खंड यहाँ लग रहा है, बाद में स्थलीय खंड ये इससे जुड़ा हुआ है, यूरेशिया अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि यूरोप और एशिया की राजनीतिक केंद्रों में अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों के कारण ये अलग हो रहे हैं। यूरेशिया अमेरिका किसकी वजह से अलग हो रहा है, प्रशांत की वजह से। यहाँ पे अगर बात करें तो एक तरीके से भूमध्य सागर भी यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है एक टुकड़े के माध्यम से। देखो स्वेज नहर निकल गई तो बिल्कुल ही अलग ही हो गया है, वो भी आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये जो पेटी है ये सबसे ज़्यादा संसाधन संपन्न, सबसे ज़्यादा जनसंख्या संपन्न है, तो हमें इसी पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में तो देखो, जैसे हमने उसकी वर्तमान महत्व की बात की थी मैकिन्डर की थ्योरी की, ऐसी स्पाइकमैन के सिद्धांत की वर्तमान में बात करें तो हृदय स्थल के विरुद्ध लिखी गई थी। सीधी सी बात है, जो हृदय स्थल दिया गया था उसके अगेंस्ट जो थ्योरी आई थी वो स्पाइकमैन की थ्योरी आई थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट कह सकते हैं इस थ्योरी को सीधे से। दूसरी बात करें, साम्यवाद को रोकने की नीति थी, इसके माध्यम से साम्यवाद का मतलब होता है एक ही शासन, किसी की नहीं चलेगी, जो सरकार ने बना दिया वही नियम है। हमारे यहाँ की मिश्रित व्यवस्था है, सरकारी भी कार्य होते हैं और हमारे निजी भी होते हैं, साम्यवाद में नहीं होता। तो सोवियत संघ साम्यवादी वाला, तो उस नीति को रोकना था। ठीक है, स्पाइकमैन के सिद्धांत में उन्होंने प्रयास तो किए थे कि शांति का विचार रखो, सबको एक जैसी भावना में रखो, लेकिन संभव नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया था। परिधीय क्षेत्र में किसी एक महान शक्ति का आज भी प्रमाण नहीं है कि हम कह दें नहीं सोवियत संघ बहुत वो है, यूएसए। आज तो भारत भी उतना ही है, चीन भी उतना है, फ्रांस भी उतना ही है, जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली कि कोरिया ने इतनी डेवलप करी कि नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है, वहाँ का जो वो है इतना, वो तो हिटलर से ज़्यादा भी है, जरासा से कंट्री है या नॉर्थ कोरिया की, और सबको डरा के रखा हुआ है। तो हम पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र को शक्तिशाली, क्योंकि आज का जो महान शक्ति बन रहा है वो उसे भी पता है सामने वाले के पास भी शक्ति है, तो वो भी हम पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो आज युद्ध होना उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि सब ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है।
इसके बात करें, इस परिधीय क्षेत्र के देशों के बीच की भौगोलिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम सबको एक संस्कृति में नहीं पिरो सकते। यहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ का खान पान अलग है, तो कैसे हम एक सारी चीज़ों को एक जैसा कर सकते हैं? तो उसके भी मतभेद आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो हृदय स्थल है, बाह्य चंद्राकार पेड़, इसकी सुरक्षा भी अलग अलग है। पहले टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ जाया ना जा सके। ठीक है। दूसरी बात करें, अमेरिका की सामरिक नीति जो थी उसका परिधि रूस के प्रभाव को रोकना था, क्योंकि रूस उस समय बहुत शक्तिशाली हो रहा था, इसलिए यूएसए ने जो आसपास के क्षेत्र थे वो उपनिवेश बनाए, वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बना दिए। जैसे अपन दियो गार्सियो की बात करें अपने भारत के पास ही, क्योंकि उसे पता है भारत विकास कर रहा था, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान को हथियार दिए। चीन को पता है भारत डेवलप कर रहा है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत की शक्ति ना बढ़ जाए। तो हर एक क्षेत्र ये चाह रहा है कि हमसे कोई शक्तिशाली ना हो जाए, तो वो आसपास के क्षेत्रों को कुछ ना कुछ सहयोग दे रहा है। चीन की शक्ति रोकने के लिए कोरिया को सहयोग दे रहा है, भारत को सहयोग किया जा रहा है रशिया के द्वारा, चाहे अमेरिका के द्वारा। इधर जो अपने हिंद चीन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी चाइना अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है, ताकि हम चारों ओर से घेर सकें। श्रीलंका को बहुत आगे कर रहा है। तो बहुत सारे सब क्षेत्र अपने आप को शक्तिशाली और थोड़ा दबाए रखने के लिए अन्य आसपास के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, आपको पता है नेपाल को चीन कर रहा था, तो वो चाइना की वजह से नेपाल भी विरोध में आ रहा था भारत के। लेकिन इसीलिए कहते हैं हमें अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। ठीक है। जॉर्ज एफ कैनन ने जो अमेरिका की सोवियत संघ की घेराबंदी करने की जो नीति बताई थी घेराबंदी करने की जो नीति बनाई थी ना, वो स्पाइक मैन के विचारों से प्रेरित होकर ही बनाई थी, कि कैसे भी सोवियत संघ को घेरा जाए ताकि वो ज़्यादा शक्ति संपन्न हो जाए और हम पे ही आक्रमण कर दे। ठीक है। तो सारी की सारी बातें कि वर्तमान में ये सब संभव नहीं है, क्योंकि सब देश अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक मंच पे आके कार्य नहीं कर सकता। ठीक। देखिए, ये तो हो गई जैसे आपको हर्टलैंड थ्योरी में मैकिंडर ने कहा था, जो हर्टलैंड पे शासन करेगा, वो जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हर्टलैंड को नियंत्रित करेगा, जो हर्टलैंड पे शासन करेगा वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, जो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा वो विश्व पे शासन करेगा। तो ऐसे ही स्पाइक मैन ने भी इसका कुछ शब्द इम्पॉर्टेंट है, उनको आप देखें। जैसे उनकी मैंने 3 लाइनें आपको बहुत महत्वपूर्ण बताई थी, वैसे ही स्पाइक मैन की भी 3 लाइनें महत्वपूर्ण हैं। जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पे शासन करेगा, जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो यूरेशिया पर शासन करेगा। ठीक है। जो यूरेशिया को नियंत्रित करेगा वह विश्व पर शासन करेगा। तो जैसे आपकी मैकिंडर की थ्योरी में वो 3 लाइन इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही रिमलैंड की थ्योरी में आपकी ये 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है। या इसमें ये भी कह सकते हैं, जो यूरेशिया पे शासन करेगा वो विश्व के भविष्य को विश्व पे शासन करेगा, या कई जगह आपको मिलेगा विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। देखिए, सीधी सी बात है, कैसे करेगा, या तो ये हो सकता है या ये, दोनों में से कोई भी एक लाइन आपको बात एक ही है। सारे संसाधन वहीं है, पॉपुलेशन में वहीं है, डेवलपमेंट वहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वही क्षेत्र विश्व में शक्ति के रूप में आएंगे। तो वो विश्व में क्या होगा, जो शक्तिशाली होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगा, विकास का स्तर होगा, आज वही शक्तिशाली है, लड़ाइयों से कोई शक्तिशाली नहीं है। तो ये कोटेशन भी आपको ध्यान रखनी है स्पाइक मैन की थ्योरी में। ठीक है।